नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका मित्र के सोनी और हम लोग चर्चा कर रहे थे विशेषणों के बारे में। अभी तक हम लोगों ने विशेषण विशेष्य समझ लिया है। हम लोगों ने उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं वाक्य के अंदर वो समझ लिया। हमने विशेषणों के अंदर विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण समझे। उसके बाद हमने विशेषणों के अलग अलग प्रकारों को समझना शुरू किया, जिसमें हमने गुणवाचक जो विशेषण थे उनके बारे में बात की, हमने संख्यावाचक विशेषणों के बारे में बात की और हमने निजवाचक जो सर्वनाम थे उनका भी नहीं किया, सर्वनाम वाला आज करेंगे। परिमाणवाचक हम लोग कर चुके हैं, यानी 3 हम लोग विशेषण कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे विशेषण को लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, सार्वनामिक विशेषण। जब मैंने सर्वनाम की बात की थी उस समय भी सार्वनामिक विशेषण हमारे बीच में आया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे ये सर्वनामों से भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, हम एक उदाहरण लेते हैं कि किसी को बुलाओ। ये अपने को पता है सर्वनाम है। यहाँ पर किसी शब्द अपने आप में एक कर्ता के रूप में आ रहा है, किसी को बुलाओ, ठीक है। यहाँ पर ये स्वयं सर्वनाम है। लेकिन जैसे हम कर देते हैं कि किसी लड़के को बुलाओ, ऐसी स्थिति के अंदर ये जो किसी है, अब ये किसी अब ये जो किसी है यहाँ पर, ये ऊपर वाले किसी से अलग है क्योंकि इसके तुरंत बाद में एक संज्ञा शब्द आ गया। और हम लोगों ने चर्चा की थी कि कभी भी किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद में यदि कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर वह सर्वनाम न रहकर विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये इस लड़के की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और चूंकि इस लड़के की विशेषता बता रहा है और ये खुद सर्वनाम है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं अपन कि कारीगर आया है। मिस्त्री होता है ना, काम करने वाला। कारीगर आया है, वह बाहर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कारीगर के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर ये वह शब्द आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम है। इस वाक्य के अंदर जो वह है वो इस कारीगर को रिप्लेस कर रहा है, कारीगर के स्थान पर आया है, इसलिए ये सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ये कह दें कि वह कारीगर नहीं आया, तो यहाँ पर ये जो वह शब्द है ये इस कारीगर की विशेषता बता रहा है। ऐसी स्थिति में सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषता बताने के कारण विशेषण हो जाएगा, तो सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या निकल कर आती है, वे सर्वनाम जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। क्या लिखेंगे आप सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा, वे सर्वनाम जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। सार्वनामिक विशेषण
कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो सार्वनामिक विशेषण हैं इनके मूलतः दो भेद हो जाते हैं, जो भेद सर्वनामों के कारण होते हैं। मूल सर्वनाम से बनने वाले मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और जो मूल सर्वनाम है उनसे जो परिवर्तन हो जाता है सर्वनाम के अंदर, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा किसे, किसने, जिसे, जिसने, तो जो मूल सर्वनाम है उनसे अलग है ये, यह वह से बनने वाले अलग शब्द हैं ये। तो इनके दो भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं। पहला, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जो मूल सर्वनामों से बनते हैं वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से जो परिवर्तन हुआ उनमें, या और किसी कारण से परिवर्तन हुआ, उस वजह से जो नया रूप सामने आया सर्वनामों का, क्योंकि मूलतः सर्वनाम 11 माने गए हैं। जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि 11 सर्वनाम मूलतः माने जाते हैं, वो सर्वनाम वाला वीडियो देख लें, उनको उससे आइडिया लग जाएगा। और कैसे उसमें रूप परिवर्तन होता है, हमने एक वचन और बहुवचन और साथ में कारकों के आधार पर कई लिस्ट्स बना रखी हैं, कई हमने वहाँ पे सारणियाँ बना रखी हैं। उन सारणियों को आप जाकर देखोगे तो आपको विभिन्न प्रकार के जो सर्वनाम हैं मूल सर्वनामों से बनने वाले, वो वहाँ पर दिखाई देंगे। तो यौगिक सर्वनाम कौन से हो गए, जो मूल सर्वनामों में परिवर्तन करने के बाद बनाए जाते हैं। अब इसमें से पहले बिंदु पर आते हैं अपन, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इन सर्वनामों में कोई भी रूप परिवर्तन किए बिना इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें उदाहरण क्या क्या आएंगे देखो, वह आदमी अच्छा है। ठीक है, तो इसमें वह जो शब्द है इसके तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ गया, और हमने ये बात कर ली थी जब हमने इसके पहले सर्वनाम पढ़े थे कि सर्वनामों के बाद में अगर तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ जाए तो वो सर्वनाम न रहकर वह विशेषण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वह आदमी में वह उस आदमी की विशेषता बता रहा है, तो वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। यह कुर्सी टूटी हुई है, तो यह कुर्सी में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विद्यार्थी गायन प्रतियोगिता में भाग लेगा। कौन विद्यार्थी, तो कौन सा शब्द जो है, कौन सा, ये यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। कुछ ग्रामीण चतुर होते हैं,
प्रायः ये माना गया है कि शहरी लोग चतुर होंगे, चालाक होंगे और ग्रामीण लोग भोले भाले होंगे। हालांकि इंटरनेट और वर्तमान का जो दौर चल रहा है जिसमें गांव और नगर सब बराबर से हो गए हैं, सूचना क्रांति ने सब लोगों को सबसे जोड़ दिया है ना। खासकर मोबाइल, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, हालांकि टिकटॉक तो बैन हो चुका है अभी, लेकिन इन सब चीज़ों ने क्या किया कि हमारे गाँवों तक भी वो चीज़ें पहुँचा दी जो शहरों में अवेलेबल थी। तो इनमें अच्छी चीज़ें भी गई और बुरी चीज़ें भी गई। तो अब तो ये कह पाना मुश्किल है कि कहाँ के लोग चतुर हैं, कहाँ के लोग भोले हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल ये माना जाता है कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो भोले भाले होते हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण चतुर होते हैं। तो जो कुछ शब्द है वो ग्रामीण शब्द की विशेषता बता रहा है, तो कुछ यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसने क्या कविता लिखी है। यहाँ पर क्या शब्द प्रश्नवाचक नहीं है ना। यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है कि कितनी अच्छी कविता लिखी है ना। उसने क्या कविता लिखी है, तो क्या शब्द यहाँ पर जो है वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि कविता की ये विशेषता बता रहा है ना। इसके अलावा हम कौन सा, क्या, कुछ, यह वह, इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिनके उदाहरण अपन ने अभी ऊपर देखे हैं। तो ये जो मौलिक सर्वनाम हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमने सीधे सीधे कौन, कुछ, क्या, यह वह इनका प्रयोग किया है। इसलिए ये ऐसे सर्वनाम हैं जिनमें सर्वनामों का हमने रूप परिवर्तन नहीं किया, और इसलिए इनको आपने चूँकि रूपांतरित नहीं किया था इनको और सीधे प्रयोग में लिया, आपने इनको मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा। और अब हम बात करेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि यौगिक सर्वनाम आप किसे कहोगे। तो यौगिक सर्वनाम वो होते हैं जिनमें जैसे जो मूल जो सर्वनाम होते हैं उनमें परिवर्तन कर दिया जाए। और परिवर्तन कैसे होगा? प्रत्यय लगाने से। मूल सर्वनामों को परिवर्तन के साथ विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तब वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन होना चाहिए, उसके साथ में हम उसको काम में लेते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके? जैसे, वैसे, तैसा, वैसा, तैसा वैसा, जिस तिस, जिस तिस, उस तिस, इत्यादि। ठीक है, एक दो उदाहरण देख लेते हैं इसमें कि ऐसा धावक चुनो, ऐसा धावक चुनो जो तेज दौड़े।
ठीक है। ऐसा धावक चुनो जो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये ऐसा और जो, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे को तैसा अवश्य मिलता है। जैसे को तैसा अवश्य मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये जैसा, तैसा, जैसे को तैसा अवश्य मिलता है। ठीक है, तो हमने इसके सर्वनामों के आधार पर, मूल सर्वनामों के आधार पर दो भेद कर लिए थे। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इस सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद और भी हैं, वो ज़रा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, इसका पहला भेद होगा निश्चयवाचक, यानी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। उस, यह, इसमें हम जिन शब्दों को लेते हैं वो उस और यह, वह भी आ जाएगा इसी में। चलिए, दूसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, इसमें कुछ और कोई, कुछ और कोई। तीसरा आएगा प्रश्नवाचक, जो मैंने अभी लिखे थे। प्रश्नवाचक, इसमें आ जाएगा कौन और क्या। कौन का रूप भी आ जाएगा इसमें, किस। ठीक है, जैसे उस जो है वो वह का रूप है, और हमने इसके बारे में बात कर ली थी जब हम सर्वनामों के बारे में बात कर रहे थे। उस वीडियो में आपको ये चीज़ें विस्तार से मिल जाएंगी। फिर आएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक में जो, वह, जिस, उस, वह, जिससे इत्यादि। ठीक है साहब, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। देखो, विशेषणों में, इन विशेषणों के 4 भेदों के बाद में अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि एक शब्द आएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? तो प्रविशेषण को समझने से पहले हम एक बार कुछ मोटी मोटी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हम व्याकरणिक कोटियाँ पढ़ रहे हैं और व्याकरणिक कोटियों में हम लोग इस समय विशेषण पर चल रहे हैं। व्याकरणिक कोटियों में कौन कौन सी कोटियाँ होती हैं? सबसे पहले हो जाएगा संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया। ठीक है, अब इन सब की जो विशेषता बताए, इन सब की विशेषता बताने वाला, इन सब की विशेषता बताने वाला क्या होगा? देखो, संज्ञा की जो विशेषता बताएगा उसको क्या कहेंगे हम? विशेषण। सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसको हम क्या कहेंगे? विशेषण। क्योंकि हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था? हमने परिभाषा में यही तो पढ़ा था कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहेंगे। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वो भी विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाले
मतलब क्या विशेषण की भी विशेषता बताई जा सकती है? बिल्कुल बताई जा सकती है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो अभी हम विशेषण पढ़ रहे हैं, विशेषण में हम लोगों ने इनका उल्लेख कर दिया, लेकिन विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको भी हम लोग वही कहते हैं प्रविशेषण। तो प्रविशेषण पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये मोटा मोटा आपको दृश्य, ये जो मोटा मोटा खाका है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रविशेषण क्या है, जैसा मैंने आपको अभी भी कहा कि ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें उदाहरण लेते हैं कि महात्मा गांधी बहुत तेज चलते थे। ठीक है। तो महात्मा गांधी इसमें कर्ता हो गए। ठीक है। तेज चलना इसमें क्रिया हो गई। और जो बहुत शब्द है, ये बहुत शब्द इस तेज जो क्रिया है इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज चलते थे। तो जो बहुत शब्द हो गया ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इस चूंकि तेज शब्द की विशेषता बता रहा है तो ये प्रविशेषण होगा, क्योंकि तेज चलने के अंदर चलना क्रिया हो गई और चलने की जो विशेषता बता रहा है वो तेज हो गया। और तेज की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत तेज चलते थे, इसमें बहुत शब्द जो होगा ये प्रविशेषण कहलाएगा। पद्मिनी अत्यंत सुंदर थी। ठीक है। तो पद्मिनी सुंदर थी, ये विशेषता बताती है। ये सुंदर शब्द पद्मिनी की विशेषता बता रहा है कि पद्मिनी सुंदर थी। लेकिन जब हमने अत्यंत शब्द जोड़ दिया तो इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि सामान्य सुंदर नहीं थी वो, है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो अत्यंत सुंदर, तो अत्यंत शब्द इस सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है। सुंदर शब्द खुद पद्मिनी का विशेषण है ना। तो जो विशेषण का विशेषण है वो प्रविशेषण होगा। तो अत्यंत शब्द यहाँ पर प्रविशेषण होगा। बहुत काला घोड़ा, बहुत काला घोड़ा। तो जो बहुत शब्द है यहाँ पर वो प्रविशेषण हो गया। जैसे दशहरी आम बड़े मीठे होते हैं। भाई दशहरी आम मीठे होते हैं ये समझ में आता है। तो दशहरी आमों की विशेषता हो गई मीठे होना। तो मीठे शब्द से हमें दशहरी आम की विशेषता पता लगती है। तो मीठे यहाँ पर विशेषण हो गया। लेकिन मीठे शब्द की विशेषता भी ये बड़े शब्द बता रहा है कि सामान्य रूप से मीठे नहीं है वो बड़े मीठे हैं। तो बड़े शब्द यहाँ पर जो हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। तो प्रविशेषण आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो शब्द
ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत तेज, अत्यंत सुंदर, बहुत काला, बड़ा मीठा। इसमें बहुत, अत्यंत, बहुत और बड़े, ये शब्द प्रविशेषण हैं। ठीक है, तो विशेषण के अंदर इन चीज़ों के बाद में अगला नाम आता है विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अंग्रेजी में इन्हीं को हम डिग्रीज भी कह देते हैं। और ये जो विशेषण की अवस्थाएं हैं, ये जो डिग्रीज हैं, ये असल में परस्पर तुलना से आती हैं, है ना। तो विशेषणों की परस्पर तुलना की जाती है। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। तीन अवस्थाएं मानी गई हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली मूल अवस्था, दूसरी हो जाएगी उत्तर अवस्था, और तीसरी हो जाएगी उत्तम अवस्था। देखो, इसमें उत्तर और उत्तम, इन 2 शब्दों को दिमाग में रखना, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। इनको हम लोग संधि करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं मूलावस्था, ये हो गई उत्तरावस्था, और तीसरी हो गई उत्तमावस्था। ठीक है, देखो सामान्य रूप से अगर समझने का प्रयास करें तो जो मूल अवस्था है, इसमें सामान्य रूप से एक कोई वस्तु है, उसका गुण बता दिया जाएगा, उसकी किसी से तुलना नहीं होगी, तो उस स्थिति के अंदर ये मूलावस्था कहलाएगी। लेकिन अगर 2 चीज़ों की तुलना की जाए और उसमें किसी एक चीज़ को ज़्यादा गुणी या ज़्यादा अवगुणी, मतलब या तो गुण या दोष, है ना, किसी एक वस्तु का ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, तो वो उत्तर अवस्था होगी या उत्तरावस्था होगी। उत्तम अवस्था के अंदर किसी भी वस्तु की तुलना 2 या 2 से अधिक वस्तुओं से की जाती है, और उसके बाद में किसी एक को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा बुरा, यानी गुण और दोष, सबसे ज़्यादा गुण या सबसे ज़्यादा दोष उसमें बता दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अकेली वस्तु रहेगी, यहाँ पर 2 वस्तुएं रहेंगी जिनमें से एक श्रेष्ठ या निकृष्ट होगी, और यहाँ पर 2 से अधिक वस्तुएं होंगी जिनमें से कोई एक श्रेष्ठ या निकृष्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो अब एक एक को लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मूल अवस्था। मूलावस्था में क्या होता है कि इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। यह अवस्था हमेशा सामान्य विशेषता का बोध कराती है। इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। यह अवस्था हमेशा सामान्य विशेषता का बोध कराती है। सामान्य विशेषता
का बोध कराती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उदाहरण इसी के बनेंगे। एक संज्ञा या सर्वनाम होगा और एक उसकी विशेषता होगी, जैसे मोहन लंबा लड़का है। ठीक है, या सुरेश ईमानदार है। रावण क्रूर था, इत्यादि। तो इसके अंदर लंबा, ईमानदार और क्रूर, ये सबके सब सामान्य विशेषण हो जाएंगे। तो इसको आपने मूल अवस्था कहा। इसमें विशेषण का कोई तुलनात्मक रूप नहीं है, किसी से तुलना नहीं की जा रही है, और बस एक सामान्य विशेषता का ये बोध करा रहा है। अब आ जाओ दूसरी अवस्था पर, जो कि उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था, इसमें क्या होता है, दो चीज़ों की तुलना होगी और एक के गुण या दोष को ज़्यादा बताया जाएगा। जब दो वस्तुओं की तुलना कर किसी एक को कम या अधिक बताया जाए तो प्रयोग किया गया विशेषण उत्तरावस्था को बताता है। उत्तरावस्था का बोध कराता है। ठीक है, अब दो वस्तुओं की तुलना होगी और किसी एक को कम या ज़्यादा बताया जाएगा, जैसे सीता गीता से अधिक पतली है। मतलब सीता जो है वो गीता का जो आकार है उससे ज़्यादा पतली है, तो तुलना कर दी आपने। तो यहाँ पर ये जो सीता गीता से अधिक पतली है, तो अधिक पतली ये अपने आप में उत्तरावस्था को बताता है। दो की तुलना हुई और एक को आपने श्रेष्ठ या कम बता दिया। मोहन सुरेश से कम बुद्धिमान है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर दो की तुलना हो गई। जो मोहन है वो सुरेश से कम बुद्धिमान है, सुरेश में ज़्यादा बुद्धि है, मोहन में कम बुद्धि है। तो ये दो की तुलना करके एक को कम या ज़्यादा बताना, ये इसकी उत्तरावस्था है। अब आते हैं उत्तमावस्था पर। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में क्या होता है, इसके अंदर जब दो या अधिक वस्तुओं की तुलना कर किसी एक को शेष सभी से अधिक
या कम बताया जाता है तो प्रयोग किए गए विशेषण उत्तमावस्था का बोध कराते हैं। ठीक है, मतलब दो से ज़्यादा लोग होंगे और किसी एक वस्तु को सबसे ज़्यादा अधिक या कम बताया जाएगा तो वो जो विशेषण होगा उस समय जिस अवस्था का बोध कराएगा वो उत्तमावस्था होगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए आपका घर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जितने भी घर वहाँ दिख रहे थे उनमें सबसे बड़ा घर आपका है, तो ये उत्तमावस्था है ना, कि सबसे बड़ा घर आपका है। सुरेश पूरी कक्षा में सबसे बलिष्ठ है, सबसे ताकतवर है सुरेश। तो ये सबसे बलिष्ठ होना बाकी सबसे तुलना हो गई, और ऐसी स्थिति के अंदर किसी एक को सबसे श्रेष्ठ बता दिया या कम बता दिया, उसको हमने उत्तम अवस्था कहा। और मैंने आपसे कहा था कि एक बार इन शब्दों को ध्यान रखना, किन शब्दों को, उत्तर और उत्तम। देखिए उत्तरावस्था जो होती है संस्कृत के अंदर, गौर से सुन लेना, संस्कृत के अंदर उत्तर अवस्था को बताने के लिए तर शब्द का प्रयोग कर देंगे और उत्तम अवस्था को बताने के लिए तम शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो किसी भी चीज़ को बताना है लघुतर लघुत्तम, श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, तो ये जो तर और तम है ये आपको पकड़ में आ जाएंगे इससे कि तर से आप उत्तरावस्था का बोध कराते हो और तम से आप उत्तम अवस्था का बोध कराते हो। इसमें उदाहरण लेते हैं अपन एक दो। यह आएगा उत्तरावस्था, जिसमें तर शब्द का प्रयोग होगा, और उत्तमावस्था तम शब्द का प्रयोग होगा। सुरेश महेश से श्रेष्ठ तर है ना, दोनों की तुलना हो गई, इससे बढ़िया मतलब श्रेष्ठतर कौन है, सुरेश है। रमेश गायन में श्रेष्ठतम है, यानी रमेश गायन में श्रेष्ठतम है, इसका मतलब जितने भी गायक हैं उन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, रमेश है। अगला लेते हैं, सीता राम की प्रियतमा थी। प्रियतम स्त्रीलिंग के अंदर क्या हो जाएगा,
प्रियतमा हो जाएगा। ये जो विशेषण है, इनमें खासकर जो गुणवाचक विशेषण है उसके अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की वजह से कुछ परिवर्तन भी आते हैं। तो सीता राम की प्रियतमा थी। मोहन मेरा घनिष्ठतम मित्र है। मतलब सबसे नज़दीकी मित्र मेरा कौन है? मोहन है। तो ये अवस्थाएं हो गई। अपने लोग एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो विशेषण है उन विशेषणों को लेकर क्या क्या सवाल बन सकता है। सबसे पहले विशेषण को लेकर सवाल ये बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि यह विशेषण किस प्रकार का है। तो गुणवाचक है या संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है। ये चार भेद, इनके मूल भेद आ जाएंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद वो इसके आगे भी बढ़ना चाहे तो हमने गुणवाचक के भी अनेक भेद पढ़े, हमने संख्यावाचक के अनेक भेद पढ़े और हमने इस सार्वनामिक के भी अनेक भेद पढ़ लिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनके भेद और उपभेद, तो उपभेद पर सवाल अगर जाता है तो भी उसको हल करने में आप सक्षम हो। आप इन जितने भी वीडियोस विशेषण वाले थे इनको आप देखिएगा, इससे आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, आपके पास में जो भी पुस्तक अवेलेबल है या मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप उनको देखें और उनमें से आप एक एक प्रश्न को उठाएं और उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इन वीडियोस का सहारा लें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो कुछ भी सीखा उसका अगर आप व्यवहार में प्रयोग नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, और आप जब तक सीख नहीं पाओगे तो आप परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो कुल मिलाकर जो मूल बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि अपन ने जो विशेषण पढ़े उन विशेषणों की परिभाषाएं, उनके रूप अपने को याद होने चाहिए। दूसरी बात, जब हम कोई भी सवाल करेंगे, कोई भी प्रश्न हल करेंगे तो उसमें अपने पढ़े हुए ज्ञान को वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर उस ज्ञान में कहीं कोई कमी रहती है तो दोबारा हम इन वीडियोस को देखेंगे और उसके बाद में हम उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके बावजूद यदि कुछ चीज़ें शेष रहती हैं तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप उसे हम तक पहुँचाएँ ताकि हम उसका जवाब आप तक पहुँचा सकें। तो विशेषणों पर फ़िलहाल मुझे इतना ही कहना था। तो इसके लिए हम अपने इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए, हम अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार।